नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, फिर nth टर्म के फॉर्मूले को सीखेंगे, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को सीखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और इन सारे ही क्वेश्चंस का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल से करते हैं। सपोज ये बी है और ये जी है, ठीक है। बी कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, हम तुमको रोज कुछ चॉकलेट्स देंगे। जी कहती है ठीक है, शर्त क्या है? तो बी कहता है कि भैया देखो, कुछ दिनों के बाद हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुमने उसका सही आंसर दे दिया तो सारी चॉकलेट्स तुम्हारी, और अगर तुमने गलत आंसर दिया तो सबके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। जी थोड़ा सा तो घबराई, लेकिन तेज दिमाग वाली थी, कह लेगी चलो ठीक है, शर्त मंजूर हो गई। तो भैया बी शर्त के हिसाब से कुछ चॉकलेट उसने लेके रखी और रोज वो जी को कुछ चॉकलेट देने लगा। सपोज पहले दिन बी ने जी को 3 चॉकलेट्स दी, दूसरे दिन बी ने जी को 6 चॉकलेट्स दी, फिर उसने 9 चॉकलेट्स दी, फिर उसने 12 चॉकलेट्स दी। अब तुम लोग समझ गए होंगे। फिर उसने 15 चॉकलेट्स दी। फिर उसने जी से पूछा, अब वो टाइम आ गया है जब हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। कहने लगे अच्छा भाई क्या क्वेश्चन है? कहने लगे अब ये बताओ कि अब जब हम तुम्हें चॉकलेट देंगे तो वो चॉकलेट्स कितनी होंगी। पहले जी थोड़ा सा घबराई, सोचने लगी, फिर उसके दिमाग में आया कि पहले 3 दी हैं, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। वो देख रही है, क्या देख रही है कि एक पैटर्न बन रहा है। वो क्या पैटर्न है? देखो भाई, 3 to 6 3 का गैप, 6 to 9 3 का गैप, 9 to 12 3 का गैप। तुरंत उसने दिमाग लगाया, मैथ की स्टूडेंट थी, उसने कहा अब तुम हमको 18 चॉकलेट देने वाले हो। बी कहने लगा वाह तेज दिमाग, क्या बात है। तो इस तरह से भाई जी ने शर्त जीत ली और सारी चॉकलेट उसकी हो गई। ठीक, ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की फोटो देख के तो हमें डर लग रहा है। देखो भाई, ये एक सूमो रेसलर थे, ठीक है। इनका इस टाइम वेट है, सपोज कर लो भैया 200 केजी। कितना? 200 केजी। अब इनका दिमाग में आया यार सूमो रेसलिंग में मजा नहीं आ रहा है, हम कोई और गेम खेलेंगे, मार्शल आर्ट करेंगे। मार्शल आर्ट के कोच के पास गई है। कोच ने कहा ऐसा है कि भैया तुमको वेट कम करना पड़ेगा, 8 एब्स बनाने पड़ेंगे, 6 एब्स नहीं 8 एब्स। तो भैया कहने लगा अच्छा ठीक है। डेडिकेटेड बंदा था ये। इसने क्या करा, इसने एक्सरसाइज करना शुरू करा और भाई बहुत खतरनाक एक्सरसाइज करा। इसने जो एक्सरसाइज करी वो इस तरह से करी कि रोज मतलब हर दिन इसका 1 किलो वजन कम होने लगा। देखो पहले इसका वजन 200 था यानी वेट, उसके बाद 199 हो गया, फिर 198 हो गया, फिर 197 हो गया। अब बताओ इसको अपना वेट 80 केजी करना है। कितना करना है? 80 केजी करना है। तो इसको कितने दिन इसी पैटर्न पर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हमारे सामने आएंगे, देखो हमें एक पैटर्न मिलेगा। क्या है पैटर्न? यहाँ पे देखो, अच्छा हर बार 1 किलो वेट कम हो रहा है, -1 हो रहा है, यहां पर भी -1 हो रहा है, यहां पर भी -1 हो रहा है। तो एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? हर बार एक नंबर ऐड हो रहा है। पहले वाले एग्जाम्पल में 3 था प्लस का, और इस वाले एग्जाम्पल में बोलो नंबर तो ऐड हो रहा है लेकिन वो -1 है। भैया -1 ऐड करोगे तो बात तो वही आएगी ना कि भाई या तो सब्सट्रैक्ट करने को बोल दो या ऐड कर रहे हैं लेकिन नंबर नेगेटिव है। लैंग्वेज का फर्क है, बात एक ही है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स बने जरा इनको एक बार डिटेल में देखते हैं। तो हमने अभी क्या बोला कि जो दूसरा टर्म आ रहा है वो पहले वाले टर्म से किसी तरह से रिलेट करता है। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो 6 - 3 करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है ना। अभी देखो 15 - 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टर्म को पहले वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट करो, एक तुम्हें पैटर्न दिखने लगेगा। दूसरे वाले में देख लेते हैं क्या आएगा भाई। 199 - 200, क्योंकि 200 बड़ा है -1 आएगा। यहां पर भी देखो -1 आएगा और यहां पर भी -1 आएगा। अब देखना यहीं से तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये बात शुरू होती है। देखो हर बार अगर एक फिक्स पैटर्न आपको मिलता है, एक फिक्स नंबर मिलता है जिसको ऐड किया जा रहा है, जो लिस्ट है, तो ये जो पैटर्न है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब ये जो नंबर है, बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू मिल रही है, यानी वो कॉमन वैल्यू जो हर बार किसी नंबर में ऐड करके उसके बाद वाले नंबर को दे देती है, वो नंबर या वो वैल्यू क्या कहलाएगा? उसको हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं।
अब देखो बात को समझना, अगर इनके बीच का गैप हर बार सेम है तो ये लिस्ट या ये नंबर कैसे नंबर हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। अब जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे तो ये सारे ही नंबर, बेटा ये सारे ही नंबर टर्म्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे इनको? टर्म्स बोलेंगे। टर्म्स टर्म्स सब के सब टर्म्स हो जाएंगे। अब देखना, जो नंबर जिस प्लेस पे है वही उसकी पहचान बन जाएगा। बात को समझते रहना, हम क्या कह रहे हैं, 3 जो है ना, ये 3 ये फर्स्ट प्लेस पे है तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म। अब 6 क्योंकि सेकंड प्लेस पे है इसका मतलब ये बन जाएगा सेकंड टर्म। फिर अब क्योंकि ये डॉट 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 है इसका मतलब कोई एंड वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट है, एंड वैल्यू को नहीं बताया गया है, मेंशन नहीं करा गया है, मतलब ये एक इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा भाई, दूसरे एग्जांपल में क्या बात हुई थी? उस सुमो रेसलर को अपना वेट 80 तक ले जाना था तो लास्ट टर्म इसमें मालूम पड़ गया ना कि 80 तक ये सीरीज जा रही है, ये लिस्ट जा रही है, इसका मतलब ये एक फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और ये सारे ही टर्म एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है जहां पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? -1 है। कुछ टेक्निकल बातें और समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। कॉमन डिफरेंस जो बात हो चुकी है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो अगर हमें कोई सीरीज बनानी होगी तो बेटा हम कैसे बनाएंगे, समझना बात को। देखो एक सीरीज हमने यहां पर लेट कर ली, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये AN तक है, यानी इस सीरीज में n टर्म्स है। ठीक है ना, हमने कहा भाई इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी नेक्स्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट करिए, जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है? A2 माइनस A1, ये बेटा हमने कहा D है। अब क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमने डिक्लेयर कर दिया तो सारे ही डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। अब देखो ये जो A3 माइनस A2 है ये भी D होना चाहिए। अगर इसके बाद A4 होता तो हम A4 को A3 से सब्सट्रैक्ट करते तो भी हमको D ही मिलता। अब एक बात और समझना, n से पहले वाला टर्म क्या होगा? कौन बताएगा? n से पहले वाला टर्म AN-1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई जैसे 3 से पहले 2 है वैसे ही n से पहले एक सब्सट्रैक्ट कर दो, n-1 होगा। तो यहां पर बेटा D की वैल्यू AN-1 भी होगी। तो ये जर्नल टर्म बन गया कॉमन डिफरेंस का। क्या? AN-1, या आप n की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, क्या फर्क पड़ता है? D इज इक्वल टू AK-1, मतलब क्या है? किसी भी टर्म से जस्ट एक पहले वाला टर्म आप सब्सट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म का यूज करके हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो एक और एग्जांपल उठाते हैं। हम लोगों ने अभी इसी सीरीज की बात करी और ये भी बात करी कि इनके बीच का गैप बेटा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होगा। अब देखना, अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो क्या फर्स्ट टर्म में D है? नहीं है। A2 को कैसे लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। बोलो, बोलते रहना साथ साथ। A3 को कैसे लिख सकते हैं? A3 मतलब A2 प्लस D होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है A प्लस D, और ये वाला D फिर से जोड़ दो, क्या मिलेगा बेटा बताओ? हमें मिलेगा A प्लस 2D। ये किसकी वैल्यू है? सर ये A3 की वैल्यू है। समझते रहना हर वैल्यू को, यहीं से फॉर्मूला बनने जा रहा है। देखो A4 को क्या लिख सकते हैं? A4 की अगर हम बात करेंगे तो A4 को लिख सकते हैं A3 प्लस D। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी अभी देखा है कि D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। A3 को आप लेफ्ट में पॉजिटिव में ले जाइए, A4 इज इक्वल टू D प्लस A3 हो जाएगा। तो D प्लस A3 लिखें या A3 प्लस D लिखें, एक ही बात है। अब देखो A3 की वैल्यू क्या आई है? A प्लस 2D आई है। सब्सटीट्यूट कर दो, A प्लस 2D प्लस ये वाला D लिख दो फिर से। अब हमें क्या मिलेगा? A4 इज इक्वल टू बोलो A प्लस 3D मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तुम लोग एक पैटर्न को समझो, क्या पैटर्न है ये? A2 जब ले रहे हैं तो D का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। A3 जो ले रहे हैं तो हमें D का कोफिशिएंट 2 मिल रहा है, यानी 3 से 1 कम मिल रहा है। A4 जब ले रहे हैं यानी फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो D का कोफिशिएंट 1 कम अगेन। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को अगर थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा? देखना, हम A2 को लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। ठीक है। A3 को क्या लिख सकते हैं? A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A4 को क्या लिख सकते हैं? A4 को लिख सकते हैं A प्लस
4 माइनस 1 इंटू डी। भैया 3 है, 4 माइनस 1 करोगे तो 3 ही तो आएगा। हाँ सर 3 आएगा। अब इनको जनरलाइज कर दो, तो जब हम लोग nth टर्म की बात करेंगे देखो पैटर्न क्या मिलेगा। भैया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हमने n कर दिया है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी n करना पड़ेगा, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। भैया बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना देखो ध्यान से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही आपका nth टर्म का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। बन कैसे रहा ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी समझ में ना आई हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा सुने, आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर ए क्या है बोलो साथ साथ, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, nth टर्म की बात हो रही है, जिस टर्म को फाइंड करना है ये वही nth टर्म उसकी पोजीशन को बता रहा है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहे हैं कि जो पैटर्न आपको दिए हैं, जो कंडीशन आपको दी है, इसमें कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन से पैटर्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, और वाई मतलब क्यों, ये बात भी बतानी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब क्या है, अगर वो टैक्सी 1 किलोमीटर चलेगी तो कितने रुपए पड़ेंगे, 15 रुपीज पड़ेंगे। अगर वो टैक्सी 2 किलोमीटर चलेगी तो बताओ कितने रुपए पड़ेंगे। भैया पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए देने ही पड़ेंगे, फिर 8 रुपए के हिसाब से किराया बढ़ता जाएगा। थर्ड किलोमीटर में कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, अगर हम फोर्थ किलोमीटर की बात करें तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। बात समझ में आ रही है? चलो एक बार इनको जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 15 हो गया, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8, क्योंकि ये तो वैल्यू 23 के इक्वल होगी। 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा बोलो भाई, 23 प्लस 8 31 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू 31 के इक्वल होगी। 31 प्लस 8 39 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 8 है ना, ये 8 हर एक टर्म में ऐड किया जा रहा है, तभी हमें अगला नंबर मिल रहा है। देख लो भाई एक बार, 15, 23, 31, 39, इन सब का जो डिफरेंस है वो 8 के इक्वल है। कैसे मालूम पड़ रहा है, देखो 23 माइनस 15, 31 माइनस 23, इस तरह से वैल्यू हर बार 8 ही आएगी। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? सब लोग बोलेंगे हाँ सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि इनके बीच का यानी टर्म्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल है, सेम है, और यहाँ पर 8 है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। कितनी एयर है पता नहीं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं x अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कि बार बार वैक्यूम पंप से एयर को रिमूव किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, इनिशियल अमाउंट का 1/4 यानी x का 1/4 आपको रिमूव करना है, इसलिए सब्सट्रैक्शन का साइन लगाया है। सॉल्व करो इसको, x माइनस एक्स अपॉन 4 वैल्यू क्या आएगी, 3x अपॉन 4। मतलब क्या हुआ, पहले मेरे पास x अमाउंट ऑफ एयर थी, सेकेंड केस में जब वैक्यूम पंप ने 1/4 अमाउंट ऑफ एयर को रिमूव करा तो कितनी एयर बची, 3x अपॉन 4। अच्छा भाई दोबारा जब वैक्यूम पंप अपना काम करेगा तो इस बार तो 3x अपॉन 4 है, फिर भी रिमूव करेगा कितनी, अमाउंट ऑफ एयर का 1/4 यानी 1/4 ऑफ 3x अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करो जरा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू क्या आएगी, 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। एलसीएम लेंगे तो 16 ही मिलेगा। अब बताओ क्या आएगा, 4 4 16 यानी 4 3 12 माइनस 3, और यहाँ पर x भी चिपकाना है, 12x माइनस 3x यानी 9x अपॉन 16। तो ये जो वैल्यू आई थर्ड केस में वो कितनी आई, 9x अपॉन 3। अब ये बताओ कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, भैया बताओ, कोई बताएगा? यहाँ पर आप सब कहेंगे कि सर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। भैया नहीं आएगा, कैसे पता, चलो एक बार सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। देखो 3x अपॉन 4 माइनस x करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 एलसीएम आएगा, 3x माइनस 4x आएगा, माइनस x अपॉन 4 आएगा, ठीक है ना। अब जरा इनको सब्सट्रैक्ट करो, किनको, 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। यहाँ पर एलसीएम है बेटा 16 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 9x माइनस, बोलो कितनी आएगी, 4 3 12, 12x
तो वैल्यू आएगी -3x/16। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं सर, इक्वल तो नहीं दिख रहे। नहीं इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बनाएंगे। मतलब समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। मतलब पहली बार जो पहला मीटर खुदेगा उसके लिए चार्ज कितना है? 150 है। और आगे क्या लिखा है? एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहला जो मीटर है जब उसको डिग किया जाएगा तो 150 रुपीज कॉस्ट होगी, ठीक है ना। सेकेंड मीटर जब डिग किया जाएगा तो भैया बताओ कितने रुपए? 150 तो पड़ेंगे पहले मीटर वाले के, प्लस 50 रुपीज इसमें ऐड और हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। थर्ड मीटर की बात करो भैया तो बताओ, पहले मीटर में तो 150 लगेगा, फिर 50 प्लस 50 दो बार आ जाएगा। तो अगर हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि हर बार 50 रुपीज ऐड हो रहा है। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है? 50 रुपीज बन रहा है। इसलिए ये जो गिवन सीरीज है, जो गिवन टर्म्स हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। समझ में आ गई बात? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन मेरा आपको होमवर्क देने का मन कर रहा है, और हाँ आप लोग ट्राई जरूर करेंगे, हिंट हम दे रहे हैं। और अगर तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। कहां मिलेगा आपको लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और सारे डाउट्स को पूछ डालिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो अमाउंट की बात हो रही है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? देखो अमाउंट की बात हो रही है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। यहां पर P क्या होता है? प्रिंसिपल। R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या करना है? हर एक ईयर का आपको अमाउंट निकालना है। तो n की वैल्यू चेंज करते जाइएगा, 1 2 3, ठीक है ना। P की वैल्यू तो फिक्स है, कितना है? 10,000 है, बहुत बढ़िया। R की वैल्यू भी फिक्स है। तो यहां से आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी, कुछ टर्म्स मिलेंगे। फिर आप क्या करिएगा? देखिए सपोज आपने जब n इज इक्वल टू 1 रखा तो आपको A1 की वैल्यू मिली, मतलब अमाउंट 1 मिला। फिर जब आपने n इज इक्वल टू 2 रखा तो आपको अमाउंट 2 मिला। फिर आपने n इज इक्वल टू 3 रखा तो आपको अमाउंट 3 मिला। अब आपको क्या करना है? A1 A2 A3। अब आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। A2 माइनस A1 करिए, ठीक है ना। A3 माइनस A2 करिए। तो अगर ये वैल्यूज सेम आ रही हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो ये जो गिवन पैटर्न है, जो ये गिवन कंडीशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को फॉर्म करेगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को फॉर्म नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्राई जरूर करना है। अच्छा तुम लोग बताओ, जिन लोगों ने मेरे अभी तक के डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुना है वो लोग बताएं कि क्या इस क्वेश्चन में कोई दम है? कोई दम नहीं है। देखो क्या लिखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। पहले 4 टर्म बताने हैं। अगर 4 टर्म बताने हैं तो ये बताओ, ए दिया है, डी दिया है, तो एपी क्या बनेगा? ए प्लस डी बनेगा, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d बनेगा। ऐसा ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात। चलो पहले क्वेश्चन को देखो। ए की वैल्यू दी है 10, डी की वैल्यू भी दी है 10। देखो पहला तो टर्म 10 हो गया। अब 10 प्लस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 ही तो मिलेगा। हाँ सर 20 मिलेगा। अब 20 में आप फिर से 10 ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा? सर 30 मिलेगा। 30 में आप फिर से 10 ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। तो टर्म्स कौन कौन से आ गए बोलो? 10 20 30 और ये 40। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो भाई अच्छा अब तुम लोग बताओ, 4 क्वेश्चन और बचे, कौन सा करें? बाकी तुम लोग करना घर पर। चलो मेरा मन ये 5th वाले को करने कर रहा है, इसको कर लेते। थोड़ा तुम लोग को दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा ना? लग रहा है डिफिकल्ट, हमें पता है तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है। चलो इसको करते हैं। देखो इसमें a की वैल्यू है -1.25। अच्छा नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड होगा? इसमें ऐड करेंगे हम लोग माइनस का 0.25। तो वैल्यू क्या मिलेगी? देखना ध्यान से देखना, -1.25 और प्लस -0.25। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1.25 -0.25। अब ये माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? -1.50। तो भैया 2 टर्म मिल चुके हैं। पहला टर्म इसको लेट कर लिया A1, इसको लेट कर लिया हमने A2। 2 टर्म मिलने लगे? हाँ सर मिलने लगे। अब तीसरे टर्म पर आ जाओ। तीसरे टर्म में क्या करना होगा? सर -1.5 में आपको फिर से माइनस का 0.25 ऐड करना पड़ेगा। वैल्यू क्या मिलेगी? -1.5 -0.25। वैल्यू आ जाएगी
-1.75, ये वैल्यू किसकी हो गई? A3 की वैल्यू हो गई। A4 भी निकाल लें ऐसे ही। चलो भाई, अगर हम ऐसा ही दिमाग में कैलकुलेट करें A4 की वैल्यू तो -1.75 -0.25, तो वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 2.0। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो एपी के 4 टर्म्स क्या हो गए? चलो देखते हैं एक बार। पहला टर्म हो गया A1 जो था -1.25, A2 क्या आ गया? -1.50, A3 आ गया -1.75 और A4 आ गया -2.0। तो ये मेरे 4 टर्म मिल गए एपी के। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब भैया क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, ये उससे भी आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है? फॉर दी फॉलोइंग एपीज, मतलब एपी है, कंफर्म है ये एपी है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होगा भी क्योंकि बोल दिया है। राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। कितना आसान क्वेश्चन है। 4 पार्ट हैं, बताओ कौन कौन से पार्ट करें। देखो यहां पर तुम लोग बोलो, मैं तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी तो वही क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं पहुंच पाएगी तो मेरे मन की हो जाएगी। तो मेरा मन, हाँ हम दिमाग लगा रहे हैं। चलो ठीक है, पहला और बोलो, पहला और तीसरा करते हैं। पहला वाला उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी तक। देखो ये जो 3, 1, -1, -3 है ना, इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है ना, यही आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक, वो नाम से ही जाहिर है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म, ये वैल्यू हो गई ए की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखना, 1 -3 करेंगे -2 आएगा। बहुत बढ़िया। -1 करेंगे, ठीक है ना, -1 ये वाला, उसके बाद बोलो, उसके बाद ये वाला 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी -2 ही आएगा। अच्छा भाई इसमें देख लेते हैं, -3 माइनस और ये वाला -1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 + 1 यानी -2। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो भाई, -2 आ रहा है। तो पहले वाले केस में फर्स्ट टर्म क्या हो गया? पहले वाले केस में हो गया फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। बात समझ में आ गई? चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां पर ए की वैल्यू तो भैया दिख रही है 1/3 है, ये देखो फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 5/3 -1/3 करके देख लो, है ना, तो क्या वैल्यू आएगी? 4/3 आएगी। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो थर्ड वाले क्वेश्चन के भी दोनों ही पार्ट निकल आए। फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। हमें नहीं लगता है कि इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे और ना आने पर आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखिए पहले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल दिया था कि ये जो गिवन पैटर्न्स हैं ये एपी हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का साइन यही बता रहा है कि आपको चेक करना है कि कौन सा गिवन पैटर्न, कौन सी गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी बना रहे हैं तो 3 टर्म्स और निकालिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड भी करना है। चलो भाई पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। वही पैटर्न है बेटा, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू आएगी अगर वो सेम है तो एपी बना रहे हैं, सेम नहीं है तो एपी नहीं फॉर्म कर रहे हैं। 4 - 2 करो, क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। अच्छा 8 - 4 करो, 8 - 4 करेंगे क्या आएगा? 4 आएगा। बस यहीं पर ये कंट्राडिक्शन हो गया, मतलब ये एपी नहीं बना रहे हैं। फर्स्ट पैटर्न इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। चलो भाई सेकंड पैटर्न पर आते हैं। सेकंड पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो -3.2 -1.2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब हमें मिलेगा -3.2 + 1.2, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा माइनस का 2। 2.0 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है। अच्छा अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया पहले वाले के लिए। अब देखो -5.2 -3.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे -5.2, ये प्लस हो जाएगा 3.2, वैल्यू आएगी अगेन 2। मतलब अभी तक ये जो पैटर्न है ये मेरे एपी को फॉलो कर रहा है क्योंकि -2 वैल्यू सेम है। तीसरे को भी चेक करना पड़ेगा, तीसरे को चेक कर लो भाई। -7.2 -5.2, अच्छा ब्रैकेट ओपन करो, -7.2 + 5.2 अगेन -2 मिलेगा। यानी यहां पर कॉमन डिफरेंस बेटा क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2। किस केस में? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये एक एपी भी बना रहे हैं। जब एपी बना रहे हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स निकालने हैं। चलो भाई निकाल लेते हैं फिर। तो 7.2 पर हैं अभी हम,
7.2 में -2 और ऐड कर दो, क्या मिलेगा बेटा? -9.2 मिलेगा। अच्छा भाई, इसमें -2 और ऐड कर दो, क्या मिलेगा? -11.2 मिलेगा। अच्छा, और देखो भाई, एक बार और -2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? -13.2 मिलेगा। तो 3 टर्म्स मिल गए या नहीं मिल गए? -9.2, -11.2, -13.2। तो हमको लग रहा है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और यही आपका आंसर भी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमें सॉल्व करना है। उसके लिए हमको ये पूरा साफ करना पड़ेगा। जिसको भी इस क्वेश्चन को लिखना है वो वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है आपका 3, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो आपका A2 लिखा है, यानी ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। A2 दिया है 3 + √2। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाद वाले को पहले वाले सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी A2 - A1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 + √2 - 3 कैंसिल आउट कर दो, 3 को 3 से शहीद कर दिया, क्या वैल्यू आई? √2। A2 - A1 की वैल्यू आई √2। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये आपका A3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कर रहा है कि नहीं? हाँ सर कर रहा है। अब A3 - A2 निकाल लो, कितना आ रहा है? 3 + 2√2 माइनस और फिर 3 + √2। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या मिलेगी? 3 + 2√2 -3 -√2। 3 से 3 तो शहीद हो जाएंगे, 2√2 -√2 यानी √2 बचेगा। A3 - A2 की वैल्यू आ रही है √2। देखो अभी तक हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम टू सेम मिल रहा है। अच्छा, लास्ट वाले में भी चेक करना ही पड़ेगा। इसको अगर हम A4 ले लें तो इस बार हमें निकालना है A4 - A3। वैल्यू क्या आएगी? 3 + 3√2 -3 + 2√2। ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 + 3√2 -3 -2√2। 3 से 3 फिर से शहीद हो जाएंगे, 3√2 -2√2 यानी अगेन √2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हर बार हर केस में आपको देखो, हर केस में आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। और सेम मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है? ये सर AP बना रहा है, AP। और अगर AP बना रहा है बेटा तो ये बताओ 3 और टर्म निकालने हैं या नहीं? हाँ सर निकालने हैं, चलो निकाल लो फिर। तो देखो 3 + 3√2 में इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें जब हम √2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 + 4√2 मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब 3 + 4√2 में फिर से √2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 + 5√2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार और इसमें √2 ऐड करना है और वो आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे। क्या आएगा? चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और सेम पैटर्न पर हैं। आप लोग खुद भी अपना अपना दिमाग लगाइए। देखिए 3 - 1 वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है सर, प्लस की, बहुत बढ़िया। अब देखो 9 - 3 करो, कितना आ रहा है? सर इसमें प्लस का 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो 27 - 9 कितना आएगा? +18। क्या ये AP बना रहा है? नहीं सर, AP नहीं बना रहा है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन ही नहीं है, क्योंकि वो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग है। इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं। ये देखो A, 2A, 3A, 4A, क्या दिख रहा है? हर बार A ऐड हो रहा है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस सर A है। तो आगे के 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे? 5A, 6A, 7A। कितना आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A² - A करो, A² - A करोगे तो क्या मिलेगा? सर A कॉमन ले लीजिए, A - 1 मिलेगा। ये 11th पार्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब देखो A³ - A² करो, इस बार A² कॉमन है, A - 1 मिलेगा। ये दोनों ही डिफरेंट हो गए, दोनों ही डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये AP नहीं बना रहा है। बहुत बढ़िया। अब बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या मिल रहा है। तो √2, √8, √18, √32 लिखा है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है √2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं हम 2√2। स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता हो, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2√2। 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 बचेगा। 32 को क्या लिख सकते हैं? चलो अच्छा एक बार बता देते हैं। 18 को लिख सकते हैं
9 इंटू 2 और 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 3√2 बन जाएगा। 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ये क्यों आता है ये सब हमने बहुत डिटेल में स्क्वायर रूट वाली वीडियो में बताया है। अब देखो यहाँ पर आपका पहला टर्म √2, सेकेंड टर्म 2√2, थर्ड टर्म 3√2, फोर्थ टर्म 4√2। अब देखो सब में √2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 10th क्वेश्चन में a ऐड हो रहा था वैसे ही यहाँ पर √2 ऐड हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर √2 है, यानी ये AP बना रहा है। अब AP बना रहा है तो आगे के 3 टर्म्स क्या होंगे, 4√2 पर रुका है ना ये आगे, तो 5√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा और 7√2 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को शायद किताब में आंसर मिले ना ऐसे, तो देखो 5√2 को जब तुम 5 को रूट के अंदर ले जाओगे तो तुम्हें अंदर 25 और ये 2 तो अंदर है ही है, ऐसे लिखना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो √50 आएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से तुम लोग जब 6√2 को लिखोगे तो रूट के अंदर 6 का 36 बन जाएगा और 36 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तुम लोग को पता है। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर हम 13th पॉइंट की बात करें तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, सेम पैटर्न पर है, ठीक है। 14th भी आप लोग ट्राई करिएगा, कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चलो अच्छा स्क्रीन को साफ करते हैं फिर देखते हैं। 14th में जब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे 1, 9, 25 और ये 49। अब आपको क्या करना है, सबको पता है कॉमन डिफरेंस निकालना है, 9 - 1 फिर 25 - 9 उसके बाद 49 - 25। इसको आप लोग सॉल्व करिए और आप लोग बताइएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 15th पॉइंट को देखते हैं, ये अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए इसको और इसको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग पैटर्न है, इसमें सबके स्क्वायर दिए हैं, इसमें लास्ट में 73 चिपका दिया है, तो देखकर आंसर नहीं गेस करना है। चलो भाई 1 का स्क्वायर यानी 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड देन 73, ठीक है। चलो 25 - 1 यानी 24 ऐड हो रहा है, बहुत बढ़िया। 49 - 25 करो, क्या आएगा, 9 - 5 4, 4 - 2 यानी 2, 24 फिर से ऐड हो रहा है, 73 में 49 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से तुम्हें 24 मिलेगा। इसका मतलब ये एक AP है और AP का कॉमन डिफरेंस क्या है सर, 24 है। तो आगे के 3 टर्म्स निकालने के लिए क्या करना होगा, 73 में फिर से आपको 24 ऐड करना होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें फिर से 24 ऐड करना होगा और एक बार और 24 ऐड करना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भैया टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को लिया गया है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भैया, बहुत मेहनत लग रही है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, कुछ अपने दोस्तों का भला करो, कुछ हमारा भी भला करो, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, तो हम लोग सेकंड पार्ट को लेते हैं, इसमें डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा सबसे पहले जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे जो जो हमें गिवन है। तो क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है a की वैल्यू -3, ठीक है ना। अब d निकाल लो, d कैसे आएगा, -1/2 -3, बहुत बढ़िया, -1/2 +3, एलसीएम ले लो 2, -1 प्लस बोलो भाई +6 हो जाएगा, 3 to the 6 होगा ना। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 5/2 यानी 2.5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2.5। 11th टर्म निकालना है, अभी डिस्कस किया है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, बोलो सब लोग। nth टर्म का फॉर्मूला था a + n - 1 × d, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है 11th टर्म, तो n की वैल्यू क्या है ये भी लिख लो, n की वैल्यू 11 है। तीन चीजें हमें पता है और यहीं से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। चलो a11 = a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1, d की वैल्यू कितनी है 2.5, क्या बात है। चलो भाई सॉल्व करना है अब, -3 + 10 × 2.5 सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, -3 बोलो, -3 + 25, 25 में 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, मिल जाएगा आपको 22। ये क्या आ गया 11th टर्म आ गया। और ये आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सर, ये बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का बी ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही सब उड़ा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एपी दे दी है, क्या निकालना है 78 इसका कौन सा टर्म है, यानी 78 किस प्लेस पर आएगा। हमको तो पता नहीं है कि किस प्लेस पर आएगा, तो हम क्या कर ले, लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म बी, बोलो nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 78,
ठीक है ना, यानी ए एन की वैल्यू 78 हो गई। बात समझ में आ रही है। अब देखो और वैल्यूज लिख लेते हैं। ये ए क्या है, ए 3 है भैया। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3 यानी 5। सारी वैल्यूज पता है, क्या निकालना है, विच टर्म यानी एन, एन की वैल्यू निकालनी है, एन क्वेश्चन मार्क है। बहुत बढ़िया, ए एन दिया है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट कर दो। 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है प्लस एन निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 5। बहुत बढ़िया, सॉल्व तो कर ही लोगे। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 75। फिर ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ, डिवाइड में एन माइनस 1, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और आगे पढ़ो 5 5 जा 25। बहुत बढ़िया, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी सर n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू क्या आएगी 16, क्योंकि 1 माइनस में है प्लस में चला जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। इसका मतलब जो 16th टर्म है ना बेटा, इस एपी का 16th टर्म कितना है 78 है सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों ही पार्ट सेम पैटर्न पे हैं। इसके पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। देखो ये एक फाइनाइट सीरीज है, एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें जो आखिरी टर्म है वो दिया हुआ है। अब बात को समझना, ये कौन से नंबर का टर्म है हमें नहीं पता, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि भैया ये nth टर्म है। समझ में आ रही है बात, ये nth टर्म है और क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है इसलिए इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। बात को समझते रहना बिल्कुल ध्यान से। अब हमने एक बार इसको nth टर्म बोला, या -47 को भी समझो ये एक लास्ट टर्म है या nth टर्म है। दोनों ही बातें दोनों ही केस में सही है। जब ये nth टर्म है तो ये an को रिप्रेजेंट करेगा, और जब ये लास्ट टर्म है तो ये l की तरह भी है। इसका मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें n टर्म हम लेट कर रहे हैं और लास्ट टर्म दिया है, तो nth टर्म ही लास्ट टर्म बन जाता है। कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोला, एक एपी जिसमें हमने एन टर्म को रिलेट करा है कि भाई इस एपी में एन टर्म है और उस एपी का लास्ट टर्म की वैल्यू भी दी है, इसका मतलब वो nth टर्म की वैल्यू दी है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। और लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल से। अच्छा इसका फॉर्मूला बनाओ। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला है। अब क्योंकि इस सीरीज में टर्म को हमने n लिया है और लास्ट टर्म की वैल्यू दी है, यहां पर l की वैल्यू भी यही हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना समझना बात को। 1 और 2 दोनों ही सेम टू सेम है, सेकंड वाले को हम कर रहे हैं, 1 वाले को आप करेंगे। देखो a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू दी है सर 18, ये दिख रही है ना, a की वैल्यू 18, बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस देखो 15 होल 1/2 दिया है, यानी 15.5 है, ठीक है ना। -18 कर दो, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, 15.5 माइनस 18, सब्सट्रैक्ट करो बताओ। अरे 2.5 आएगी नेगेटिव साइन के साथ, इतना तो कैलकुलेट करो, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है, लास्ट टर्म की वैल्यू दी है 47 माइनस में है, ठीक है भाई। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से देखो सब लोग, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n की वैल्यू ही फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात, यानी यही n अननोन है। सारी वैल्यूज को चिपका दो। तो जब हम वैल्यूज को चिपकाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n निकालना है, d की वैल्यू कितनी है -2.5। कोई डाउट, कोई दिक्कत, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। -47 माइनस 18 इज इक्वल टू, बोलो n माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस का 2.5। अब ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, 7 7 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 5 प्लस 1 यानी माइनस का 65 आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन इसको डिवाइड करे दे रहे हैं, माइनस का 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ेगा, माइनस से माइनस शहीद हो जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है n माइनस 1 इज इक्वल टू 650 अपॉन 25। 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है सर 26, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 27, 1 ऐड हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि इस सीरीज में कौन से, सेकंड नंबर वाली जो ली थी, इसमें कितने टर्म्स हैं 27 टर्म्स हैं, और यही आपका आंसर भी होगा। बात समझ में आ रही है, लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक अलग पैटर्न है। इसमें क्या लिखा है, लिखा है चेक
बोलो चेक वेदर -150 यानी -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, ये इस एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा भैया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 150 जो है ना माइनस का, ये इसका nth टर्म है। कोई दिक्कत है भाई किसी को, समझते रहना। -150 को हमने लेट कर लिया, ये इसका nth टर्म है। ठीक, अब जब हम nth टर्म को फाइंड करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। n क्या है, n है आपकी प्लेस। मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं, आप फर्स्ट पे हो सकते हैं, सेकंड पे हो सकते हैं, थर्ड पर हो सकते हैं, 10th पर हो सकते हैं, 100 प्लेस पर हो सकते हैं। क्या आप 1.5 प्लेस पर हो सकते हैं? मतलब क्या है भाई, या तो आप आगे हैं या तो आप पीछे हैं, ठीक है ना। आप या तो 1 पे हैं या आप 2 पे हैं, क्या आप 1.5 पर हो सकते हैं? ये तो ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब जब हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे और n अगर इंटीजर आ जाए, मतलब एक कंप्लीट नंबर आ जाए, डेसिमल में ना हो, तब तो ये पॉसिबल है और ये मालूम भी पड़ जाएगा कि ये कौन सा टर्म है। और अगर n की वैल्यू डेसिमल में आए, मतलब आपका वो जो टर्म है वो इस एपी में लाई नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, चेक करना है कि क्या n डेसिमल में तो नहीं है। अगर n डेसिमल में है, इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है ये इस एपी का पार्ट नहीं है। अगर n डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब ये जो गिवन टर्म है ये एपी का पार्ट है। चलो भाई, n की वैल्यू को क्या करें, n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है a की वैल्यू 11, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस बताओ भैया, 8 माइनस 11 करो, कितना आएगा, -3 आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, nth टर्म समझ रहे हो ना, हमने लेट किया है, क्या लेट किया है, nth टर्म लिया है -150, और क्योंकि n निकालना है इसलिए n जो है वो हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू चिपका दो -150, a की वैल्यू चिपका दो 11 प्लस n माइनस 1, डी कितना है -3। बहुत बढ़िया, -150 और 11 भी माइनस में हो जाएगा जब इसके पास जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हाँ सर आ रही है। n-1 ये हो जाएगा -3। ठीक है, सॉल्व करो भाई, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, माइनस से माइनस शहीद हो गए, क्या बच रहा है 161 अपॉन 3। सॉल्व करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, एक बचेगा, दूसरा वाला 1 नोट करेंगे 11 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब क्या बचेगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18। जहां आपको डेसिमल में मिलने लगा, आपका काम वहीं पर खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे n-1 इज इक्वल टू 53.6, तो n की वैल्यू आएगी 53.6 प्लस 1, यानी एडिशन करने पर भी वैल्यू डेसिमल में ही आएगी। कितनी आएगी, 54.6 समथिंग आएगी। अच्छा, तो यहां पर जो वैल्यू है, क्योंकि वो अभी बात करी इंटीजर नहीं है, इसका मतलब 150 इस एपी का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 बिल्कुल सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। हम आपको इसकी हिंट देंगे, आप लोग 2 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, 7 और 8 की हिंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A31 निकालना है। ठीक है, तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमको A चाहिए और D चाहिए, तभी हम A31 की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि A और D अननोन है। आगे क्या दिया है, A और D निकालने के लिए हुज 11th टर्म इज 38, गिवन है A11 इज इक्वल टू 38। A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। इसका मतलब क्या हो गया, A प्लस, बोलो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये एक इक्वेशन आपको मिल गई। बहुत बढ़िया, आगे क्या लिखा है इसी क्वेश्चन में, एंड 16th टर्म इज 73। इसका मतलब A16 इज इक्वल टू 73 है। A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू 73 है। सॉल्व कर लो, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी। अब देखो, दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 हैं क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हैं, और दो वेरिएबल हैं A और D। दोनों को सॉल्व करिए, यहां पर चिपका दीजिए, आपके A31 की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। अब देखो, ये सॉल्व करना है आपको, ये हमने हिंट दी है, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितने टर्म्स है बेटा, 50 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, यानी लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 50 का है या लास्ट टर्म की वैल्यू 50 का है। आगे क्या लिखा है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 की वैल्यू दे दी है 12। अच्छा, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे A3 का, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं A प्लस
3 माइनस 1 करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखो, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन से नंबर का है? 50 नंबर का। तो इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहा है कि a50 की जो वैल्यू है वो 106 है। बात समझ में आ रही है? लगाओ फॉर्मूला, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। देखो दो इक्वेशंस बन गई हैं a और d में, और a और d फाइंड भी करना है तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल आप लोग निकाल लेंगे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फाइंड दी 29th टर्म, यानी a29। a29 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो क्या करना है? a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ चिपका देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, वीडियो को रिवाइंड करे और दोनों ही क्वेश्चंस में दो दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करे, a और d की वैल्यू निकाले और रिक्वायर्ड वैल्यू में चिपका दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, क्या मतलब है? a3 की वैल्यू दे दी है 4 और बताओ a9 की वैल्यू दे दी है -8। तो भैया पहले सबसे पहले इनका क्या करो? फॉर्मूला चिपकाओ। a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। यहाँ पर बताओ a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। इनको सिंप्लीफाई करो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा? हमको नहीं पता विच टर्म। क्या करें? जब नहीं पता होता है तो लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब an की वैल्यू को 0 लेट कर लिया है हमने। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। तो विच टर्म का मतलब n फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, सवाल समझ में आ गया। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अभी तक हमने तुमको इक्वेशन बनाना सिखाया, अब हम तुम्हें सॉल्व करना सिखा रहे हैं। समझ लेना ध्यान से। देखो इस इक्वेशन से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2d। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर हो गई 1। इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो दूसरी वाली से -8 माइनस 8d, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है बेटा? a है। इसका मतलब इनके LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन इक्वेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, क्या मिलेगा? 4 माइनस 2d इज इक्वल टू -8 माइनस 8d। सारे d एक तरफ ले आओ, सारे नंबर एक तरफ ले आओ। देखो क्या मिलेगा? ये भैया प्लस में हो जाएगा 8 प्लस 4 और ये -2 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा -8 प्लस 2d। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 12 इज इक्वल टू -6d। तो d कितना आ गया बोलो? d आ जाएगा बोलो -12 अपॉन 6, 6 1 6, 6 2 12, वैल्यू आ जाएगी -2। कॉमन डिफरेंस आ गया भैया -2। अब ये -2 इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी चिपका दो, तुम्हें a मिलेगा कि नहीं? हाँ सर मिल जाएगा। देखो भाई चिपकाते हैं फिर। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d। d की वैल्यू क्या है? -2। रखो 4 माइनस 2 और ये -2। a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आपका फर्स्ट टर्म आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है, ठीक है ना। अभी हमने क्वेश्चन में क्या लेट किया था? हमने लेट किया है an इज इक्वल टू 0, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू है 0 के इक्वल। a पता है, d कितना है? d है सर -2। दोनों ही वैल्यू को चिपका दीजिए, n की वैल्यू सर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए हैं, कितने आसान क्वेश्चन हैं। चलिए n की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इसमें रख दो भैया, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n निकालना है -1, d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप राइट साइड में ले जाओ, 8 इज इक्वल टू 2 n माइनस 1। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या मिल रहा है? 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई बताओ? n की वैल्यू आ गई 4 प्लस 1, यानी n आ गया सर 5। बहुत बढ़िया, आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए। nth टर्म हमने 0 लेट किया था, याद है ना?
तो यहाँ से n की वैल्यू हमने निकाल ली कि सर जो गिवन सीरीज है इसका जो फिफ्थ टर्म है ना सर, वो फिफ्थ टर्म आपका 0 होगा, यानी A5 आपका 0 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसकी लैंग्वेज आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन को आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, लिखा है दिस 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A17 की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखना, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, इट्स 10th टर्म, यानी जो 10th टर्म है ना बेटा, उससे कितना एक्सीड कर रहा है, बाई 7। अगर हम A10 में 7 को ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? कुछ लोग इसको ऐसे भी बैलेंस करते हैं, कुछ लोग A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 ऐसे भी बैलेंस करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये वाला सीन, ये वाला प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगता है। इस सिचुएशन में हम इसको जो है तराजू की तरह लेते हैं और जो कम होता है उसको दे देते हैं, ऐड कर देते हैं, वैल्यू बैलेंस हो जाती है। ठीक है ना? चलो भाई, अगर हम इसको समझे क्वेश्चन को, तो लिखा है फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमें पता नहीं है, हम लेट कर ले कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। भैया एक बात बताओ, कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला होता है उसमें हमें a चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ सर बिल्कुल चाहिए, फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए, और फर्स्ट टर्म भी यहाँ पे नहीं है, तो लेट कर लो भैया, लेट एन ए पी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। बात समझ में आ रही है? अब फॉर्मूला चिपकाओ, क्या चिपकाना है? A17 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। और बताओ A10 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, प्लस प्लस तो 7 रहेगा ही रहेगा। अब देखो बात को समझना, a और a शहीद हो गए, दोनों साइड में है। अब क्या बच रहा है? 17 माइनस 1 यानी 16d, इधर 10 माइनस 1 यानी 9d प्लस 7। भैया d निकालना है तो सारे d एक तरफ ले आओ, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 करोगे, सब लोग बोल रहे होंगे 7d आएगा सर। ठीक है ना? अब d की वैल्यू क्या आ रही है? 7/7। 7/7 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा 1 आ चुका है, और यही मेरा आंसर है। अच्छा तुम लोग बताओ, ओरल कर सकते थे इसको कि नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना? अगर कर सकते थे तो ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर पढ़ेंगे तो देखो लैंग्वेज के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है। देखना, 2 एपीज, 2 एपी की बात हो रही है, सपोज AP1 और AP2। ठीक है, आगे देखते हैं, द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 एपी हैं जिनके कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है। चलो अगर हम डी लेट कर ले कॉमन डिफरेंस, और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी लेट कर ले। आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। अब देखो, क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है ना, तो 100 टर्म को कैसे लिखेंगे, बात को समझना। हमने लेट कर लिया इसका जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, किसका? AP1 का, वो a ले लिया, और AP2 का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने सपोज b ले लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने इसका फर्स्ट टर्म a लिया है तो 100 टर्म को a 100 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। और AP2 में b लिया है फर्स्ट टर्म, तो हम इसको b 100 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंडीशन 1 क्या दी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कंडीशन 1 दी है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। डिफरेंस का मतलब समझना, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि हम जिस भी नंबर को पहले लेंगे, दूसरे केस में भी उसी को पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको बड़ा अज्यूम किया होगा। लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये अज्यूम किया गया है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस में हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होता है। कंडीशन 1 क्या है? A100 माइनस B100 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या दी है? इज 100, मतलब उनके 100 और 100 टर्म्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 100 ही आता है। बहुत बढ़िया। लिखा क्या है आगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म का मतलब A100, 1000 हो गया ना, और ऐसे ही ये भी 1000। ठीक है ना? इनका डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब देखो, A1000 माइनस B1000, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये फाइंड करना है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? बहुत बढ़िया समझ रहे हो। तो कॉमन डिफरेंस इनका सेम दिया है। ठीक है, देखो जो वैल्यू पता है हमें उसी को उठाओ, उसमें लगाओ फॉर्मूला, और फिर देखो क्या मिलता है। चलो देखते हैं। तो यहां पर हमें कौन सी वैल्यू पता है? ये वाली वैल्यू पता है, जिसमें इन्होंने कहा है कि इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? वो सर 100 है। क्या करना है सर? फॉर्मूला रख दीजिए। ठीक है भाई, A100 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट लिखे तो 99d लिख सकते हैं। चलो डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, देखते रहना, 99d। ठीक, माइनस का साइन।
अब क्योंकि ये पूरा माइनस में है तो जो वैल्यू आएगी वो पूरी माइनस में आएगी। ठीक, देखो b, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म हमने b लिया है, b प्लस 99d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इज इक्वल टू 100। कोई डाउट नहीं है इतने में, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब देखो 99d माइनस में है और प्लस में है, शहीद कर दो। शहीद करने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है लास्ट में? तुम्हें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 100। समझ में आई बात? इस इक्वेशन को कुछ लेट कर लो। चलो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लें तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है अब तक। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी? a1000 माइनस b1000 वाली। अब इसके ऊपर बात करते हैं, चलो देखते हैं। तो जब हम a1000 माइनस b1000 की बात करेंगे तो बेटा हमें इनके फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो a1000 की वैल्यू क्या होगी? बोलो a प्लस, बोलो 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999d आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देखो, 1000 माइनस 1 करेंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 999d आएगा। अब देखो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस b प्लस 999d आएगी, यही आएगी। बहुत बढ़िया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d। अब बताओ क्या करें? सर जो शहीद हो रहा है उसको पहले शहीद करिए। तो देखो 999d प्लस में और माइनस में शहीद हो गया, क्या बच रहा है? a माइनस बी। और अभी अभी देखो तुमने a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाली? सर 100 निकाली। अरे वाह, ये सर ये तो 1000 वाले टर्म का भी डिफरेंस क्या आ गया? सर 100 ही आ गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। समझ में आया ना? यही आंसर भी है। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दो भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हमने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि इनके पैटर्न लगभग सेम है। 13 वाले को हम करेंगे, 14 वाला आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए यहां पर करना क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। बहुत ध्यान से समझना, इसीलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? बोलो कौन बताएगा? 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? 999 तक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये डिविजिबल होने चाहिए 7 से। इसको कैसे फाइंड करेंगे और बहुत कम टाइम में फाइंड करेंगे, इसको समझना। देखो सबसे पहले तुम लोग 100 को 7 से डिवाइड करो। क्या करना है? डिवाइड। 7 वन 7, वैल्यू क्या आएगी? 3, 0 बढ़ाओ। अब देखो जब ये पूरा का पूरा डिवाइड करेगा 7 तो यहां पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 के टेबल में आता हो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और वो नंबर कौन सा होता है? सबको पता है सर, 35 होता है। या तो ये नंबर 35 बन जाए, बात को समझना, या तो ये नंबर 28 बन जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 7 28 को भी डिवाइड करेगा, 7 35 को भी डिवाइड करेगा। अब 28 बनने के लिए इसको 2 कम होना पड़ेगा और 35 बनने के लिए इसको 5 ऐड होना पड़ेगा। अब देखना, बात को समझना, जब तुम 100 में 2 सब्सट्रैक्ट करोगे 98 आएगा। ये 7 से डिविजिबल है बट तुम्हारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर बन चुका है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऐड वाले कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। अब तुम 100 में 5 ऐड करो तो तुम्हें मिलेगा 105। ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा और ये 3 डिजिट नंबर है। देखो अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, 2-3 बार इस बात को समझो। हम खेल खेलते हैं रिमाइंडर पे। हमें 30 को ऐसा नंबर बनाना है कि ये पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल हो जाए। तो या तो उसमें 30 में कम करो या ऐड करो। कम करेंगे तो 28 के पास जाएंगे, ऐड करेंगे 35 के पास जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जब हम एंड वाला नंबर फाइंड करेंगे। देखना इसको। अब इस बार 999 को 7 से डिवाइड करो। ठीक है, देखो क्या आता है। 7 वन 7, 2 बचेंगे, 9 उतारो, 7 4 28। अब बताओ क्या बचेगा? 1 बचेगा, 9 नोट कर लिया। अब 7 2 14 होता है, ठीक है ना? 7 2 14। रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 5। देखो ये 5 नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 ना होता तो रिमाइंडर 0 होता कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होता। और जब ये रिमाइंडर 0 होता तो ये जो नंबर यहां पर होता ना, उस केस में वो 7 से डिविजिबल होता। मतलब ये रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा नंबर है। अगर इसको हम 999 से सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 994। ये 994 वो नंबर होगा जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। देख लो एक बार और, देख लो बेटा,
जिससे ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। 7 वाला 7, 2 बच रहा है, 9 नोट किया, 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 4 नोट किया, 7 2 जा 14, यही तो 14 बनाना था इसको, तभी तो रिमाइंडर 0 आता। हाँ सर, समझ में आ गई बात। अब तुम्हारे पास 2 नंबर आ चुके हैं, वो नंबर कौन कौन से हैं बोलो बेटा। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है सर 105 से और जा रहा है ये 994 तक। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यही टास्क मेन था इस क्वेश्चन में, इन दोनों नंबर को फाइंड करना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तुमने किए हुए भी हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें लिखा है हाउ मैनी, कितने नंबर हैं ऐसे 3 डिजिट वाले। पहला नंबर क्या मिल रहा है? 105। क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 7 से ऐड करने पर मिलेगा। कितना आएगा बताओ? 112 आएगा। और लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 994। और याद करो जब हम लोग लास्ट टर्म की बात कर रहे थे उसको हम लोग nth टर्म ले रहे थे कि नहीं? और हम अगर n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं जो 3 डिजिट नंबर भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। बात समझ में आ रही है? क्या क्या पता है हमें? हमें पता है a की वैल्यू 105 है, बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 7 है। लास्ट टर्म कितना है? 994 है। निकालना क्या है सर? n की वैल्यू निकालनी है, वही आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में रख दो भैया, क्या है? L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, याद है ना? अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है। लास्ट टर्म 994, ए कितना है? 105 प्लस एन फाइंड करना है, डी कितना है बोलो? 7। सब्सट्रैक्ट कर दो 994 से 105 को और फिर 7 से डिवाइड भी कर देंगे। बताओ भाई क्या आएगा सब्सट्रैक्ट करने पर? देखो 4 है, कैरी लेंगे 14 हो जाएगा। 14 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पर भी 8 बचेगा। इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा। डिवाइड करो भैया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 18 हो गया, 7 2 जा 14। अब क्या बचेगा? 4, 9 नोट करेंगे, 7 7 जा 49। वैल्यू क्या आ रही है भैया बताओ? वैल्यू आ रही है n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। n की वैल्यू क्या आ गई? 1 ऐड कर दो 127 में, 128 आ गई। यही आंसर हो जाएगा बेटा। क्या मतलब हुआ इसका? कि भैया 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट नंबर भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ढूंढना है जो बोलो जो 4 से डिविजिबल हो। तो भैया देखो पहला टर्म तो तुम ओरली बता दोगे कि सर 12 जो है ना, 12 वो 4 से डिविजिबल है, तो ये फर्स्ट टर्म वाला काम खत्म हो गया। बात फंसेगी लास्ट टर्म में। तुम क्या करो, 250 को ना 4 से डिवाइड कर दो। क्या मिलेगा? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पर मिलेगा 1, नोट करेंगे 0, फिर 4 2 जा 8। अब क्या बच रहा है? 2। अब देखो 2 को 4 बनाओ तो भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, समझना। या तो 2 को 4 बना दो यानी 2 ऐड करना पड़ेगा, या 2 को 0 बना दो। ये दोनों ही केस में जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा, बात समझना। बट जब हम 2 को 4 बनाएंगे ना तो 2 ऐड करना पड़ेगा, और जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये 252 हो जाएगा। मेरी कंडीशन यहाँ पर कंट्राडिक्ट करने लगेगी क्योंकि नंबर 250 से लेस होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? इस 2 को 0 बनाना होगा। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे? 2 सब्सट्रैक्ट करके बनाएंगे। तो भैया 250 में 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, 248 आएगा। बात समझ में आई? तो देखो पहला टर्म मिल गया 12, ठीक है। लास्ट टर्म मिल गया, बोलो लास्ट टर्म मिल गया 248। अब तो कर लोगे ना? अब बताओ अगला टर्म क्या आएगा? 4 ऐड कर दो, बोलो भैया 4 ऐड करेंगे 16 आएगा। तो पहला टर्म हो गया 12, कॉमन डिफरेंस 4, लास्ट टर्म हो गया 248। क्या n की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो। फिर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, आर दी nth टर्म्स ऑफ 2 APs। देखो 2 AP की बात हो रही है, इनके nth टर्म इक्वल हैं n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो भैया देखो अगर हम इसके फर्स्ट टर्म को a लें और इस AP के फर्स्ट टर्म को बेटा क्या ले लें? चलो b से सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बताओ भैया इसका क्या है? देखो इसके कॉमन डिफरेंस को हम क्या ले लें? D1 से ले लें, और दूसरी वाली AP के कॉमन डिफरेंस को हम D2 से ले लें। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर पहले AP के लिए a की वैल्यू 63 है, ठीक है। दूसरे AP में फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है।
ठीक है भाई, पहला कॉमन डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63 यानी 2 है। ठीक है, दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 यानी 7 है। दोनों वैल्यूज निकल आई। अब यहां पर भी n लेना है और यहां पर भी n लेना है, क्योंकि दोनों ही एपी के nth टर्म इक्वल बोल रहा है, तो n हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो समझना, इसका nth टर्म हो जाएगा an, इसका nth टर्म हो जाएगा bn। कोई डाउट, इतनी बात में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई, जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर देते हैं। an इज इक्वल टू बी एन बोल रहा है, क्यों? क्योंकि nth टर्म जो है ना वो इक्वल बोल रहा है। an की वैल्यू रखो भैया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन लिया इसके लिए, bn की वैल्यू रखो b प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू लिया इसके लिए। सारी वैल्यूज को चिपका दो, a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस वन ऐसा ही रहेगा, d1 कितना है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस वन ऐसा ही रहेगा, d2 कितना है 7। अब क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 63 माइनस 3 इसको इधर ले आए इज इक्वल टू 7n माइनस 7 और इसको पूरा का पूरा इधर ले जाओ तो माइनस 2n माइनस 1। अब क्या करें, 63 माइनस 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। अब भैया सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे। देखो सारे नंबर्स को पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। 7n माइनस 2n यानी 5n, ठीक, माइनस 7 प्लस 2 कितना आएगा माइनस 5 आएगा। अब ये माइनस 5 को इधर ले आओ तो हमें क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। 5n की वैल्यू आ रही है 65, n की वैल्यू कितनी आएगी 65 अपॉन 5, 5 वन जा 5 और फिर 5 थ्री जा 15। n की वैल्यू आ चुकी है और कितनी आई है 13 आई है। इसका मतलब 13th टर्म जो है ना बेटा, इस एपी का और दूसरी वाली एपी का, दोनों का ही 13th टर्म सेम होगा। यही मेरा आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना बेटा? मजा आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया मेहनत तो तुम्हें दिख ही रही है। मेहनत दिख रही है तो थोड़ी मेहनत तुम भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और भैया वीडियो शेयर भी कर दो। कुछ तो भला करो यार। देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ेंगे, पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना। लिखा है फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। लास्ट से 20th टर्म निकालना है, इस तरफ से निकालना है। तो भैया एक बात बताओ, लास्ट टर्म से 20th टर्म कैसे निकालेंगे? इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। जो मेथड हमें आसान लगता है हम वो वाले मेथड से यहाँ पे करेंगे। देखना, अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस को देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 3 बोले या 13 माइनस 8 बोले, कितना आएगा 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है 5। इस सीरीज को बहुत ध्यान से समझना, 3 8 13 डॉट 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 253। अब देखो 253 कैसे बना होगा, जब इससे पहले कोई नंबर होगा उसमें सर 5 ऐड किया गया होगा, ठीक है ना। उसमें जब 5 ऐड किया गया होगा तब ये 253 बना होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर हम 253 में से माइनस का 5 कर दें तो क्या हमें ये पर्टिकुलर टर्म नहीं मिल जाएगा? सर बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल सही लॉजिक है। बताओ फिर कितना आएगा, 13 माइनस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा, बोलो 8, और यहाँ 4248 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये सीरीज कुछ ऐसी होगी, 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 248 होगा, फिर ये 253 होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं? सवाल तो ये है ना कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? कुछ भी मन में आ रहा है सर, आप कुछ भी बता रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ वजह है। देखो क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है ना, तो हम इस बार लास्ट से फोकस करेंगे। ऐसा करो, इस सीरीज को क्या, इस सीरीज को पकड़ो और पलट दो। अगर हम इस सीरीज को पलट देंगे तो हमें मिलेगा 253 248 डॉट 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 13 8 3। ये बताओ क्या पलट सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पलट सकते हैं। अब सवाल पलटा कि नहीं? अब पहले क्वेश्चन में बोला था फ्रॉम दी लास्ट, लेकिन जब हमने सीरीज को पलट दिया तो मेरा क्वेश्चन भी पलट गया। इस बार शुरू से 20th टर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा। तो जब ये सीरीज हमने पलट दी तो इस बार फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 253 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कॉमन डिफरेंस अलग था। अगर हम यहां पर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करें तो देखना कितना आएगा, 248 माइनस 253, वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 5 आएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आई बात? और अब क्या निकालना है, A20th यानी A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो भाई कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सॉल्व कर लेते हैं।
तो जब हम A20 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A20 इज इक्वल टू A+20 - 1 इंटू डी, यही होगा या नहीं होगा? हाँ सर यही होगा। तो A20 निकालना है, A की वैल्यू 253 है प्लस 19 इंटू डी कितना है, माइनस का 5 है। इसको सॉल्व करो भाई। A20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 का टेबल याद कर लो भैया, 19 5 जा 95, ठीक है ना, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, ठीक है, 95 आ गया। इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, A20 की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 5 यानी 8, फिर 14 माइनस 9 यानी 5 और यहां पर बचेगा 1। तो ये A20 आ चुका है कितना, 158। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, पैटर्न समझ में आया? अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए बना है, जितने क्वेश्चन आप भेजेंगे सबका आंसर बताएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आपके एग्जाम में बस फुल नंबर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम पैटर्न पर है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए 19 हम करते हैं, 20 आप करिएगा। क्या लिखा है, शुभा राव, ठीक है ना, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये वर्क कब शुरू कर रहे हैं, 1995 में इन्होंने काम शुरू किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, इनको कितने रुपए मिलेंगे भाई, हर साल 5000 रुपए मिलेंगे, एनुअल की बात हो रही है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, मतलब कुछ पैसे इनके बढ़ते हैं, ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, हर साल इनके 200 रुपए बढ़ जाते हैं। तो भैया ये बताओ 1996 में इनकी सैलरी कितनी होगी, 5000 प्लस 200 होगी या नहीं होगी? हाँ सर होगी। कितना आएगी वैल्यू, 5200। फिर 1997 में कितनी सैलरी होगी सर, 5200 प्लस 200 कर दीजिए, बहुत बढ़िया। कितनी आएगी वैल्यू, 5400। सीरीज दिख रही है तुम्हें? हाँ सर दिख रही है। ये आपका पहला टर्म हो गया, यानी ए की वैल्यू हो गई, और कॉमन डिफरेंस हो गया 200, क्योंकि हर साल उनकी सैलरी 200 इंक्रीज हो रही है। आगे क्या लिखा है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। अब अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख के दिखाएं तो तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। देखो 5000, 5200, 5400 और लास्ट में कितना पहुंच रही है, 7000 तक पहुंच रही है। क्या बोल रहे हैं, इन विच ईयर, किस साल, ठीक है ना। तो भैया तुम्हें क्या निकालना है, वो साल निकालना है, वो ईयर निकालना है जब उनकी सैलरी इंक्रीज होकर 7000 पहुंच जाएगी। तो पहले ये तो निकाल लो कि कितने साल बाद वो 7000 होगी, कितने साल बाद, बात समझ में आ रही, कितने साल बाद, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर लेंगे, लेट आफ्टर एन ईयर उनकी सैलरी 7000 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। चलो भाई सारी वैल्यूज निकाल लो एक बार साफ साफ। ए की वैल्यू 5000, कॉमन डिफरेंस 200, और बताओ लास्ट टर्म 7000, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वो ईयर निकालना है जिस ईयर उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। चलो फाइंड करते हैं। तो लास्ट टर्म की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म की वैल्यू है 7000, a की वैल्यू है 5000, उसके बाद n तो निकालना है और d की वैल्यू है 200। बहुत बढ़िया। अब भैया क्या करना है, सॉल्व करना है। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 1। अब देखो यहाँ पे आएगा 2000, उसको हम 200 से डिवाइड करेंगे और यहाँ बचेगा n माइनस 1। क्या क्या शहीद हो रहा है, 2 0 से 2 0 शहीद कर दो। n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 20/2 यानी 10 आ रही है। तो n माइनस 1 आ चुका है मेरे पास, कितना, 10। तो n की वैल्यू आ चुकी है 11। मतलब क्या हुआ, देखो पूरे उनको 11 साल लगे। मतलब पहला साल यहां से शुरू हुआ था ना, ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, उसके बाद आफ्टर 11 ईयर्स। बात समझ में आ गई। तो पहला साल था कौन सा, 1995 था, ठीक है ना। तो 1995 पहला साल, दूसरा साल 1996, तीसरा साल 1997, ठीक है ना। इस तरीके से तुम जब 11th ईयर निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, वैल्यू आएगी 1995 में 10 ऐड कर दो, 2005, 2005 वो सन होगा जब उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। देखो इसको भी हम एपी बना के कर सकते हैं, देखना कैसे एपी बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 1995 जो है वो पहले टर्म की तरह काम करेगा, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर तुम्हारा 1 है, और हमें निकालना है 11th टर्म यानी n की वैल्यू है 11। बात को समझना। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा भाई ए एन निकालना है, ए की वैल्यू 1995 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 11, 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आएगा, और डी की वैल्यू है 1।
बहुत बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व करो, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 2005, यही आएगी कि नहीं आएगी? और हमने पहले भी यही बताया था। इसका मतलब उनको 11 ईयर्स लगे, या हम ईयर की बात करें कौन सा पर्टिकुलर ईयर, तो 2005 यानी 2005 में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 5.2 के भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब चलते हैं हमारे नए फॉर्मूले पर, जिसको कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए कोई एक ऐसी एपी, कोई एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें आपका फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो और उसके n टर्म्स का सम निकालना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग 4-5 बार लिखिए और ये फॉर्मूला आपको रट जाएगा। ठीक है, क्या है? Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन टू, n क्या है? जितने टर्म्स का सम निकालना है, 2 इंटू ए क्या है? फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस वन, फिर से n वो टर्म्स है जिनका सम निकालना है, इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस है, आप लोग समझ चुके हैं। अब जरा इसी फॉर्मूले को थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। n अपॉन टू ए को लिख सकते हैं a प्लस ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना इन लोगों को साथ में ले लो, बहुत ध्यान से समझना। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस, इनको ले लो ब्रैकेट में अलग से, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इनको बंद कर दो। अब देखो ये फॉर्मूला कौन सा है? ये फॉर्मूला है आपका nth टर्म का। और जब आपके पास उस पूरी सीरीज में सिर्फ n ही टर्म्स हैं, तो nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो इसको लास्ट टर्म से सब्स्टिट्यूट कर दो, Sn की वैल्यू आएगी n अपॉन टू ए प्लस, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? l। तो एक और फॉर्मूला आ चुका है सम ऑफ n टर्म्स के लिए। कब? जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो और कितने टर्म्स का सम निकालना है ये दिया हो। और ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब आपका फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो। नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों ही केस में जरूरी है। फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा? इसको 2-3 बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा। चलिए इस पर बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपका फॉर्मूला और मजबूत करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.3 के हैं। चारों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? -37 है। बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ। -33 माइनस -37 करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, वैल्यू आएगी 4, प्लस की 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी है? 12 टर्म्स तक सम निकालना है ना, तो n की वैल्यू हो गई भैया 12। करना क्या है? सर कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आप करिए ना करिए हम कर लेंगे, हमको पता है तुम कर लोगे, लेकिन हमें भी तो करना ही पड़ेगा, वीडियो बनानी है, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको भी तो समझाना है। चलो Sn की वैल्यू क्या होगी? n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैल्यू बताओ, n की वैल्यू 12 अपॉन टू इंटू -37 प्लस, बोलो, प्लस 12 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है? 4। चलो भाई सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो। 12 अपॉन टू वन जा टू सिक्स जा 12, 6 आ गया भैया। अब 2 इंटू 37 माइनस में है तो रिजल्ट तो माइनस में आएगा। 7 टू जा 14 कैरी 1, 3 टू जा 6 प्लस 1 7। ठीक है भाई, प्लस यहाँ पर आएगा 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन हमने नहीं करा। चलो 6 माइनस 74 प्लस 44। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 और ब्रैकेट में मिलेगा माइनस 440 हो जाएगा। 7 में से 4 सबसेट होंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। हमें मिल रहा है माइनस का 30। इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 180 आ जाएगा। यही आपका, बोलो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है बेटा? कोई कंफ्यूजन? बहुत आसान क्वेश्चन है ना, बस आपको फॉर्मूले में रखना है और वैल्यू आ जाइए। मुस्कुरा दो भैया, थोड़ा तो मुस्कुरा दो, अरे मेहनत देख के ही मुस्कुरा दो। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। चलो भाई देखते हैं। चलो भैया फर्स्ट टर्म बताओ, इसमें क्या है? ए की वैल्यू है 1/15। कॉमन डिफरेंस कौन बताएगा? चलो वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बताओ। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम बताओ भैया 12 और 15 का, कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया, 60। अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 12 5 जा 60 यानी यहाँ 5 आएगा, 15 4 जा 60 यानी यहाँ 4 आएगा। कॉमन डिफरेंस आएगा 1/60। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अच्छा, n की वैल्यू कितनी दी है? n की वैल्यू दी है 11। सही है, सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब क्या करना है? सर फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब सारी वैल्यूज को चिपका देते हैं। S11 इज इक्वल टू 11 अपॉन टू इंटू 1/15 प्लस n माइनस वन मीन्स
11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है सर 1/60 है। बहुत बढ़िया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60। बात समझ में आई। अब देखो 0 से 0 को शहीद कर दो, क्या मिलेगा 11/2 2/15 प्लस 1/6 यही मिलेगा। हाँ सर यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल रहा है भैया आखिरी में 11/2 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है बताओ 30 होता है सर 30। 15 टू द 30 2 टू द 4 यहाँ आएगा 4 प्लस 6 5 द 30 यहाँ आएगा 5 यानी मेरे पास मिलेगा 11/2 इंटू 9/30। इसको और सिंप्लीफाई करो 3 3 द 9 और 3 1 द 3 0। अब लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास S11 इज इक्वल टू 33/20। सर यही लास्ट में आ रहा है और यही आंसर होना चाहिए। बेटा कैलकुलेशन समझ में आ रही है। कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ ए डी और एन की वैल्यू निकाली है और फॉर्मूले में चिपका दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ही पार्ट एक ही जैसे हैं। आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहले देखिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है। आपको तीनों ही क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म पता है। कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, आसान है। देखिए लास्ट टर्म आपको सब में पता है ना। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है। देखिए फॉर्मूला देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 बोलो 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। या एक और फॉर्मूला भी होता है n/2 बोलो a प्लस l होता है। यहां पर क्योंकि लास्ट टर्म दिया है इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे पास n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू नहीं है तो क्या करें, पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा लग रहा है, थर्ड वाला लग रहा होगा। थर्ड वाले को कर लेते हैं। ठीक, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पैटर्न सेम है, दो क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मेरे a की वैल्यू क्या है -5 है। बहुत बढ़िया। कॉमन डिफरेंस बताओ भैया। कॉमन डिफरेंस सर -8 माइनस -5 करेंगे तो d की वैल्यू -8 प्लस 5 यानी d की वैल्यू आएगी -3। बात समझ में आ रही है। हाँ सर समझ में आ रही है। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दी है, लास्ट टर्म दिया है सर -230। ठीक है भाई, पहले तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं, लास्ट टर्म वाला सर। क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म की वैल्यू -230 इज इक्वल टू a कितना है -5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। यहाँ से n की वैल्यू को सॉल्व करो। -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 n-1। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस बोलो, तुम लोग बताओ यार, -225 अपॉन -3 यही आएगा इज इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस को शहीद कर दो। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n-1 इज इक्वल टू 75। n की वैल्यू आ गई 75 प्लस 1 यानी 76। सारी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, n की वैल्यू आ चुकी है। और बताओ a पता है और l भी पता है। फॉर्मूला लगा दें, यही वाला ना जिसकी बात हुई थी अभी। बहुत बढ़िया। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सारी वैल्यूज को चिपका दो। Sn की वैल्यू क्या है, S76 निकालना है। 76/2 फर्स्ट टर्म -5, लास्ट टर्म कितना है -230 है। तो इसको करली ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। S76 की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 यानी 38। और यहाँ पर बनेगा बेटा -5 -230। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। अब देखो S76 की वैल्यू आएगी 38 इंटू माइनस में आएगा 235। ठीक है, चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 17 18 इंटू 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 0। 8 प्लस 5 कितना होगा 13 कैरी 1 आएगा 9 और यहाँ पर 8 आएगा। वैल्यू कितनी आ रही है 8930। बट साइन भी तो है माइनस का 8930। यही आ जाएगा बेटा आपका सम सारे टर्म्स का। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, मेरा भी जोश बना रहे, मोटिवेशन बना रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखो कुछ पार्ट्स हैं जो एक जैसे हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो अलग हैं। सारे पार्ट्स करना तो पॉसिबल नहीं है वन शॉट में, तो हमने कुछ डिफरेंट पैटर्न्स को लिया है। बचे हुए क्वेश्चंस को आप प्लीज सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, तो A13 से ही क्वेश्चन को उठा लो। A13 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बोलो 13 माइनस 1 इंटू डी। इतनी देर से यही तो कर रहे हैं। अब देखो A13 की वैल्यू है 35, a की वैल्यू है 7, 13 माइनस 1 यानी 12 और d देखो निकालना है।
ठीक है। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। 35 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? बहुत बढ़िया, 28/2 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो भैया? 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। D की वैल्यू आ जाएगी 7/3। 7/3 आ चुकी है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब S13 निकालना है। S13 मतलब देखो, A13 का मतलब है 13th टर्म, S13 का मतलब है, क्या मतलब है? S13 का मतलब है सम ऑफ 13th टर्म, ठीक है। तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? S13 की वैल्यू होगी 13/2। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाए, कौन दिमाग लगाएगा? देखो, क्योंकि 13th टर्म का सम निकालना है और 13th टर्म यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पर A प्लस L वाला कॉन्सेप्ट मेरा लग जाएगा, काम मेरा बन जाएगा। S13 निकालना है, 13/2। अभी भी जिसके समझ में नहीं आया हो समझ लो, A13 दिया है और 13 टर्म का ही सम निकालना है, मतलब जो 13 टर्म होगा ना, वो यहाँ पर लास्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा, काम करेगा, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई और A13 मतलब ये हो गया आपका 35। इसको सॉल्व कर लेते हैं। S13 इज इक्वल टू 13/2, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 42 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 13 का टेबल तो याद ही होगा, मल्टीप्लाई करो फिर, 13 1 ज़ा 13, कैरी 1, 13 2 ज़ा 26 प्लस 1 27। तो सम आ चुका है मेरे पास 13 टर्म का, क्या? 273। दोनों ही पॉइंट जो निकालने थे वो आ चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बस आपके लिमिटेड वेरिएबल हैं और उनको फॉर्मूले में रखना है और अननोन वेरिएबल को फाइंड कर लेना है। आई होप आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें समझते हैं भैया क्या दिया है। फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया है, n अननोन है, n नहीं पता है, इसीलिए बोल रहा है n निकालो और nth टर्म भी निकालो। बात समझ में आ रही है? फिर से यहां पे समझना, n टर्म्स का सम दिया है और an वही टर्म है जो आखिरी में आएगा, इसका मतलब ये an लास्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं कैसे निकालना है, ये बात को समझते हैं। और यहां पर n, फाइंड n वाले क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। देखो फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तुम लोग पूछो कि सर यहां पर आपने n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? बेटा बहुत अच्छा सवाल है, जिसने ये सोचा और जिसके दिमाग में ये बात आई। यहां पर हमने n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें n चाहिए n। अगर हम l भी इसमें लगा देते तो मेरे पास दो वेरिएबल हो जाते, n और l, और एक ही फॉर्मूले में दो वेरिएबल हम कैसे फाइंड करते? इसलिए हमने उस वेरिएबल को लिया है जिसे हमें फाइंड करना है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें पता है। चलो वैल्यू रखते हैं। Sn की वैल्यू 90, n निकालना है, n/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, n निकालना है, n माइनस 1, d है 8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू 2 करना पड़ेगा, n यहाँ पर क्या बचेगा बताओ? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 8n माइनस 1 हो जाएगा। अब जरा तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है? जिसने बता दिया मजा आ जाएगा। दोनों में ही 4 कॉमन है, कॉमन ले लो, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा सर, यहाँ 2n माइनस 1 बचेगा, बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या मिल रहा है? 90 इज इक्वल टू 2n, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, अब देखो 2 से फिर से कैंसिल आउट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। यहाँ मिल रहा है 45 इज इक्वल टू n, 2n माइनस 1, यही आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, फिर 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसने मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख लो, एक ट्रिक वाली वीडियो मिलेगी उसमें। हमने वहां पर बताया है कि कैसे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा। 90 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। तो 10 माइनस 9 करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा। 2n स्क्वायर माइनस n, 10 माइनस 9 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ओपन करो ब्रैकेट्स को, क्या मिलेगा? 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस बोलो 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 2n कॉमन है, n माइनस 5 बचेगा, प्लस 9 कॉमन है, n माइनस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या मिल रहा है सर? n माइनस 5 और 2n प्लस
बोलो यार 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए एक बार 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। देखो जब हम ये वाला केस लेंगे तो हमें n की वैल्यू -9/4 मिलेगी। पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस नहीं हो सकते, दूसरी बात डेसिमल में भी नहीं हो सकते, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना, n की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या निकालना है? अब an निकालना है। चलो उसको भी निकालते हैं। चलो अब an निकाल लेते हैं। तो an का मतलब हो गया a5, क्योंकि n की वैल्यू तो 5 फाइंड करी है ना। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 2 है, बहुत बढ़िया। 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। d कितना है? 8। कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है सर। प्लस 8 4 का कितना हो जाएगा? 32। वैल्यू क्या आएगी? बोलो यार 34। तो an या हम इसको बोलें a5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 34। और n की वैल्यू क्या है? 5। यही आपके दोनों रिक्वायर्ड आंसर हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। मजा आ रहा है बेटा? कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? देखो बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से तुम्हें पढ़ना भी है और एग्जाम में एपी का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, फोड़ के आना है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि बहुत जोश है आप लोगों में और बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हैं। और हाँ, अच्छी बात यह है कि ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी ए की वैल्यू दे दी है 5। द लास्ट टर्म इज 45, एल की वैल्यू दे दी है 45। बहुत बढ़िया। द सम इज 400, 400 मतलब एस की वैल्यू 400 है। टर्म्स अभी नहीं पता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, जो पता नहीं है उसको क्या करो? लेट कर लो। हमने लेट कर लिया, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये एस एन की वैल्यू दी है 400। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। ये दोनों ही वैल्यू कैसी हो गई? ये दोनों ही वैल्यू क्वेश्चन मार्क के साथ हो गई। अब देखो बात को समझना, हम कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि तुम ए और एल को यूज कैसे कर सकते हो। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ पर d वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि d खुद ही अननोन है, इसलिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले पर जाएंगे। किस वाले पे? n/2a प्लस l। बहुत बढ़िया, जिसके दिमाग में आ गई ये बात वो सीख गया एपी। एसएन की वैल्यू क्या है? 400। n/2, a कितना है? 5, l कितना है? 45। कुछ बचा क्वेश्चन में? 400 इंटू 2 और इनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 50 इज इक्वल टू n। सॉल्व करो भैया, ये 0 से 0 शहीद हुआ, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। n की वैल्यू आ गई 8 इंटू 2 यानी 16। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 16 आ गए। बहुत बढ़िया। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। अभी समझना बात को। लास्ट टर्म 45 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो करते हैं। जब हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि उस सीरीज में हमने n टर्म्स को अज्यूम किया है। l की वैल्यू 45, a है आपका 5, n मालूम पड़ गया है 16 माइनस 1 और d तो फाइंड करना है। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इंटू डी आ जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा? 40/15 इज इक्वल टू डी। अब भैया क्या करोगे? 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3। तो यही दोनों वैल्यू तो निकालनी थी। हाँ सर, यही निकालनी थी, आपने तो निकाल दिया सर, आप तो कमाल कर दिए। n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8/3। कमाल हम नहीं करें, कमाल तुम लोग करे हो जो अभी तक वीडियो के साथ लगे हुए हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे आज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हमने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को लिया है। जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, ग्रुप से जुड़िए, अपने डाउट्स को भेजिए और डाउट्स का सोल्यूशन भी पाइए। अरे इस पार्ट के बिना आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपको तो पता ही है, ये पार्ट तो सबसे जरूरी है। तो क्या बोलते हैं हम इस पार्ट में? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।